नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर रेगुलरली एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस चल रही है। ओके, 6 अगस्त को ये आपका देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ का एमकॉम का एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। तो वो जो बच्चे डीडीयू की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये देखिए ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी एमकॉम के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस हैं। और CUET का भी एग्ज़ाम देखिए इसी मंथ में होना है, CUET का एग्ज़ाम भी इसी मंथ में होना है। तो CUET में जो बच्चे एमकॉम के लिए अपीयर होंगे वो सारे बच्चे भी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। यानी कि ऑल इन ऑल एमकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। तो उसी से संबंधित देखिए आज हमारा पार्ट 6 है और ऑलरेडी मैं 5 पार्ट्स करा चुका हूँ आप लोग को। कॉमर्स के जो अति महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करा रहा हूँ मैं। तो आज उसी से संबंधित देखिए हमारा पार्ट 6 है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे लेक्चर्स की मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की पार्ट 6 क्लासेस को शुरू करते हैं। 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, सारा का सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 76 है, इसके पहले के 75 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर वॉच करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है एफ टेस्ट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन और अमंग। यानी कि देखिए आपसे कह रहा है जो एफ टेस्ट होता है वो किसके बीच के महत्व ज्ञात करने या जानने के लिए किया जाता है। एफ टेस्ट किसके बीच का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व जानने के लिए किया जाता है। 2 सैंपल मीन, मोर देन 2 सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल या बोथ बी एंड सी। तो देखिए हमेशा एफ टेस्ट जो होता है वो आपका मोर देन 2 सैंपल्स मीन और वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल्स ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट। 77 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। यानी कि इन चारों में से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य नहीं है। इन चारों में से IMF का उद्देश्य नहीं है। IMF आप सब जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945। ठीक, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और इसी के साथ ही साथ आपका वर्ल्ड बैंक भी बना था सेम डेट को। तो फिलहाल इस पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा IMF का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य नहीं है। तो टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, तो ये देखिए उसका उद्देश्य है, ये देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करता है। टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी देखिए जो BOP है उसकी भी देखिए ये मतलब बैलेंस करने का काम करता है। सो टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। टू फाइट टू फिनांस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, तो ये गलत है। ये पीस टाइम रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको फिनांस नहीं प्रोवाइड कराता है, तो ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, EPCG डिनोट, यानी कि EPCG का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो EPCG का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 79 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस कोरोस्पोंडेंस टू द मेंबर एंड ऑब्जर्व कंट्री ऑफ द शार्क। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि शार्क की देखिए मेंबर कंट्री और उसकी ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में। शार्क की मेंबर कंट्री और उसकी ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में। तो सार्क देखिए आप सब जानते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो सार्क की देखिए स्थापना जो हुई थी वो आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी।
ठीक, कहाँ पे हुई थी? ढाका बांग्लादेश, याद रखिएगा इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। लेकिन इसका अगर हेड क्वार्टर आपसे पूछता है तो हेड क्वार्टर इसका याद रखिएगा आप लोग काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्लियर, इसका हेडक्वार्टर। तो फिलहाल यहाँ देखिए इसके मेंबर कंट्री और ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो शार्क के देखिए कुल 8 मेंबर कंट्री है, याद रखिएगा कुल 8 मेंबर कंट्री है और कुल 9 आपका ऑब्जर्वर कंट्री है। याद रखिएगा 8 आपकी मेंबर कंट्री है और 9 आपकी ऑब्जर्वर कंट्री है। क्लियर, तो एक ब्रीफली देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा 8 आपका मेंबर कंट्री और कौन सा ऑब्जर्वर कंट्री है, तो आप लोग इजिली आंसर कर पाएंगे। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेंबर कंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहली देखिए जो मेंबर कंट्री आपकी बनेगी, मतलब मान लीजिए भारत से ही शुरू करते हैं, सो इंडिया, फिर आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद से देखिए आपका भूटान, भूटान के बाद से मालदीव्स, मालदीव्स के बाद से देखिए आपका नेपाल, नेपाल के बाद से देखिए आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद से देखिए आपका पाकिस्तान, और लास्ट आपका अफगानिस्तान। ये आपके देखिए मेंबर्स कंट्री हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वर कंट्री पे। ठीक, तो ऑब्जर्वर कंट्री में देखिए सबसे पहला जो आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद से है चाइना, चाइना के बाद से है आपका दी यूरोपियन यूनियन, मतलब ईयू, यूरोपियन यूनियन। फिर उसके बाद से देखिए आपका ईरान, एंड ईरान के बाद से देखिए आपका क्या बोलते हैं जापान, जापान के बाद से आपका दी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर उसके बाद से आपका मॉरिशस, मॉरिशस के बाद से आपका म्यांमार, और म्यांमार के बाद से लास्ट आपका दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देखिए इसके ऑब्जर्वर कंट्री, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हाँ, तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, तो ये सब देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे आपके मेंबर कंट्री हैं। क्लियर, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए ईरान, चाइना, जापान, यूएस, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ये सब देखिए आपके ऑब्जर्वर कंट्री की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये आपका पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, ईरान देखिए आपका मेंबर नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है, ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। फिर यूके, यूएस, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका भी देखिए आपका ये तो कोई नहीं है, ना ही मेंबर कंट्री है, ना ही आपका वो क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ये भी आपका कट गया। और यूके भी देखिए नहीं है, और नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, तो इसीलिए सिर्फ पहला और दूसरा विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच वन इज़ नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों में से कौन सा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सार्क, असेम, आसियान या सीबीडीटी, तो बताइए जल्दी इसमें से कौन सा आपका इनमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा कि इन चारों में से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो देखिए है सीबीडीटी। सीबीडीटी का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल
बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये आपका एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना देखिए जो हुई थी वो 1963 में इसका एक्ट आया था। सीबीडीटी एक्ट आपका 1963 में आया था और ये हमारे पूरे इंडिया में 1 जनवरी 1964 से लागू हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अ परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म्स अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी कि देखिए अगर कोई फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन की स्थिति में है तो वो देखिए आपका इक्विलिब्रियम कब होगा वो आपसे पूछ रहा है। अगर कोई फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में है तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा उसके बारे में आपको बताना है। AC इज इक्वल टू AR, दैट मीन्स आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। क्लियर? तो बताइए किस परिस्थिति में आपका जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। तो देखिए जब कॉस्ट आपका कांस्टेंट होगा, सॉरी प्राइस जब देखिए आपका कांस्टेंट होगा, ठीक, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तब वो आपका जो फर्म है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के टर्म में इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी कि MR इज इक्वल टू MC। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस H0 M1 इज इक्वल टू M2, H1 फिर M1 लेस देन M2, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z at 5% लेवल सिग्निफिकेंस व्हेन साइज ऑफ सैंपल इज मोर देन 30। तो ये सब देखिए रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। कितने बच्चे तो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा। ये सब अगर देखिए जब आप लोग लाइफ में कभी रिसर्च करने जाएंगे यानी कि PhD करने जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेंगे और इन्हीं के बेसिस पे ही आपकी रिसर्च का जो वर्क होगा वो जारी रहेगा आगे। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोग का समय ही बर्बाद होगा, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। 83 देखिए अब आपसे बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मैथड सेलेक्टिंग सैंपल फॉर अ पॉपुलेशन, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो नॉन रैंडम मेथड है क्या बोलते हैं पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का। क्लियर? नॉन रैंडम मेथड कौन सा है वो आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। पहले सॉल्व करने से पहले ना मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, कौन सा रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक, तब आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। सो वेट अ सेकेंड। तो ये देखिए आपका सैम्पलिंग मेथड, ओके। तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो चीज़ें आएंगी आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर बात करें तो उसमें देखिए आपका पर्पोसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वेंस सैम्पलिंग, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स का हिस्सा होती है और ये प्रोबेबिलिटी सैंपल्स का हिस्सा होती है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि फिर अब आप लोग भूले मत इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ सकें, क्योंकि इससे परीक्षा में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, तो अब इसमें से आपसे पूछा था बताइए कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, ओके। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपको 2 रिग्रेशन इस क्वेश्चन में दे दिया है। क्लियर? 2 रिग्रेशन दे दिया है और इससे आपसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट में BXY इंटू BYX। आप लोग स्टैट्स में पढ़े होंगे जब 2 रिग्रेशन देता है तो उससे कोरिलेशन इस तरह से निकाला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो इक्वल टू अंडर रूट में BXY देखिए आपका 0.8 इंटू 0.2, तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 8 दूना 16
अब इसका हमको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो आइए स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट करने के बाद देखिए इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 0.4। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बस आप लोग याद रखिएगा, जब दो रिग्रेशन दे दे तो उससे कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका बन जाएगा प्लस का 0.40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एब्सोल्यूट मीजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका एब्सोल्यूट मीजर होता है डिस्पर्सन का। क्लियर। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से फिर इसको मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा एब्सोल्यूट मीजर होता है डिस्पर्सन में और कौन सा रिलेटिव मीजर होता है, ताकि आप लोग भी इसका आंसर फिर इजली कर सकें। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो देखिए जब डिस्पर्सन में हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे तो देखिए जो एब्सोल्यूट मीजर होता है वो देखिए वैल्यूज़ होती है आपकी डायरेक्ट, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक और मान लीजिए आप यहाँ पे वेरिएंस। ये सब आपके देखिए क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मीजर होते हैं। लेकिन जब इसी का आप कोफिशिएंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट, तो जैसे इसी का आप लोग कोफिशिएंट निकालेंगे तो इसकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव मीजर्स होती है। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट मीजर्स का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका रिलेटिव मीजर्स कहलाएगा। तो देखिए जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। तो जितने कोफिशिएंट वाली वैल्यू होती है वो रिलेटिव मेजर्स में होती है और जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है वो आपकी एब्सोल्यूट में होती है। क्लियर। तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इजीली फिर इसका आंसर कर पाएं। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए आपसे एब्सोल्यूट मीजर पूछा था, तो अभी हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट मीजर जो आपकी वैल्यूज होती है, कोफिशिएंट नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए आपकी वैल्यू बन गया और वेरिएंस वैल्यू बन गई, तो ये बोथ ए और बी आंसर होगा, क्योंकि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो रिलेटिव मेजर्स बन जाता है और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता तो रिलेटिव मेजर्स बन जाता है। बट यहाँ पे आपकी ये डायरेक्ट वैल्यू दे दी है तो यही हम लोग कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो आपसे कह रहा है इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो व्यवसाय का आंतरिक पर्यावरण होता है वो नियंत्रणीय होता है, दैट मीन्स उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। द कंपनी कैन अल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स टू शूट द इन्वायरमेंट, और कंपनी देखिए अपने हिसाब से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकती है या अल्टर कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट पे पूरा का पूरा कंट्रोल बिजनेस का होता है, तो उस हिसाब से उसको वो मॉडिफाई भी कर सकती है। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड आर विल बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड द, तो देखिए आपका जो रोलिंग प्लान था ना वो आपका जनता गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 6, याद रखिएगा 6 5 ईयर्स प्लान में, 6 5 ईयर्स प्लान में जनता गवर्नमेंट द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 1978, एक सेकेंड, 1978 से 83। क्लियर। ये 6 5 ईयर्स प्लान में आपका जनता गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिस्ट 1 दे दिया और लिस्ट 2 मतलब एक्ट से संबंधित और उनके ईयर्स, तो 1956, 1986, 1992 और 2002। तो सबसे पहले देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सब जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 है, जो अब मॉडिफाई होकर 2019 हो चुका है। फिर देखिए आपका इंडियन कंपनीज एक्ट, तो ये भी जानते हैं आप लोग 1956 है, जो अब मॉडिफाई होकर 2013 हो चुका है। फिर उसके बाद से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो देखिए सेबी की स्थापना आपकी सेबी की स्थापना एक्चुअली तो 1988 में हुई थी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा मिला था वो 1992 में मिला था। फिर उसके बाद से आपका सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, तो ये आपका 2002 में आया था। क्लियर। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि इसमें देखिए आपका फर्स्ट नंबर
फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इसमें 2 नंबर। फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि 1992 3 नंबर, और इसमें 4 यानी कि 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर द जनरेटिंग गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया इज नोन एज, यानी कि क्या बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को रोजगार की गारंटी मुहैया कराने के लिए जिस योजना की शुरुआत हुई थी उस योजना को क्या कहा जाता है। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को रोजगार प्रोवाइड कराने की गारंटी जो योजना शुरू की गई थी उसको क्या कहा जाता है, PMRY, मनरेगा, JRY या NREP। तो याद रखिएगा हमेशा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को रोजगार की जो गारंटी प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी वो JRY योजना शुरू की गई थी, यानी कि जवाहर रोजगार योजना। क्लियर, कब शुरू किया गया था ये, तो ये देखिए आपका जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1989 से हमारे देश में लागू हुआ था। ओके, तो इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड कंपोनेंट्स। ओके, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से आप लोग पढ़ के बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जल्दी से ऑप्शन देखिए और कमेंट करके आंसर बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं। ठीक, तो चलिए देखिए मैं ही बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा याद रखिएगा आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट्स अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है तो ध्यान से आंसर करिएगा। तो असर्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज सेटअप इन 1944। तो 1944 में देखिए इसके समझौते पे हस्ताक्षर हो गए थे और फिर 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद से रीज़न देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब इसका रीज़न देखिए आपसे क्या कह रहा है। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशंस which provide machinery for consultation and collaboration on international monetary problems। तो देखिए इसका रीज़न भी करेक्ट है, तो असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट हैं आपके, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द कॉमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कॉमर्शियल बैंक आपका इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती है, मतलब इन चारों में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो सबसे पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तो ये देखिए उसका कार्य है, जो सेविंग्स होती है उसका मोबिलाइजेशन बैंक करता है। गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, इशूइंग करेंसी नोट्स और फिनेंशिंग प्रियोरिटी सेक्टर। तो देखिए जो करेंसी इशू करने का काम है ना वो कमर्शियल बैंक का नहीं होता है। करेंसी इशू हमेशा याद रखिएगा भारत क्या मतलब किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किया जाता है, और भारत में जो करेंसी नोट इशू की जाती है वो RBI द्वारा इशू किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 93 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ये भी देखिए मैच करना है आपको, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। सबसे पहला देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, सिडबी और कैपिटल एडुकेसी। फिर इधर देखिए आपका NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फैसिलिटेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्रेडिट कंट्रोल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिनेंसिंग। तो देखिए RBI जो होता है वो आपका क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये 3। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर क्रेडिट कंट्रोल करने का काम RBI करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम RBI करता है, तो जरा आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है, जरा आंसर करके आप कमेंट करके आंसर करिए तो आप लोग।
फिर उसके बाद से देखिए एग्जिम, तो एग्जिम सब जानते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंसिंग, यानी कि 4। फिर उसके बाद से देखिए सिडबी, तो सिडबी सब जानते हैं कि आपका ये क्या बोलते हैं, स्मॉल सेक्टर्स के जो एमएसएमई, मतलब एमएसएमई सेक्टर को ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका देखिए हो जाएगा फैसिलिटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इसका 2। और फिर कैपिटल एडुकेसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि 3 4 2 1, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, ये जरूर आंसर करके बताइएगा कि आप लोग कैपिटल क्रिएशन का काम हमारे इंडिया में कौन करता है। 94 देखिए आपसे कह रहा है विच वन इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एफडीआई, यानी कि इन चारों में से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इन चारों में से कौन सा आपका एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स इन फॉरेन करेंसी, ये देखिए है एफडीआई का ही हिस्सा है, क्योंकि देखिए जो फॉरेन मतलब किसी कंट्री जिसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है उसमें देखिए उस कंट्री में हम लोग एसेट्स खरीदते हैं फॉरेन करेंसी में। न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखिए नया इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, ये देखिए आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग सिक्योरिटीज़ में या म्यूचुअल फंड्स में या सिक्योरिटीज़ में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका एफडीआई न कहलाकर एफआईआई कहलाता है। एफआईआई कह लीजिए या एफपीआई कह लीजिए, ठीक। जब हम लोग कभी भी याद रखिएगा सिक्योरिटीज़ में या किसी म्यूचुअल फंड्स में डील कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो एफडीआई न कहलाकर एफआईआई और एफपीआई कहलाता है। एफआईआई का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज़ होती है। क्लियर? तो यही आंसर इसका देखिए गलत होगा, ये एफडीआई का हिस्सा नहीं, एफपीआई या एफआईआई का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2। फिर उसके बाद से लिस्ट 1 में देखिए मीजर्स टूवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन ऑफ शॉर्टिंग फेरा, और फिर उसके बाद से मिस्टर अरुथुर डंकेल, मिस्टर अरुथर डंकेल। ओके, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, फेमा, लिबरलाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई और उरुग्वे राउंड। ओके, अब हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए आपका मीजर टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ये आपका चला जाएगा लिबरलाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई, तीसरा। फिर उसके बाद से देखिए आपका ऑफ शॉर्टिंग आपका ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हो जाएगा। फिर फेरा सब जानते हैं, फेमस से रिप्लेस, तो ये आपका 2। और फिर मिस्टर अरुथर डंकल, ये आपका उरुग्वे राउंड से संबंधित है। तो 3 1 2 4 विल बी करेक्ट। यानी कि कोड ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी टू द होस्ट कंट्री, यानी कि इन चारों में से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसके एडवांटेजेस नहीं होते हैं होस्ट कंट्री में। होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री में एमएनसी स्थापित हो रहा है, समझ रहे हैं? जिस कंट्री में एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी का स्थापना हो रहा है तो उसके लिए वो एडवांटेजेस नहीं है। तो सबसे पहला इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटीज़, दूसरा इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एनहेंस्ड। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि किसी की होस्ट कंट्रीज़ में जब एमएनसी का स्थापना हो रहा है तो उस कंट्रीज़ के लिए क्या इसमें से एडवांटेजेस नहीं होगा। मतलब जल्दी बताइए, नॉट द एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी टू द होस्ट कंट्री। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटीज़। एमएनसी का सोशल एक्टिविटीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, India suffered from the deficit balance both in trade balance and net invisible. Okay, hence took up a number of steps to manage this problem. तो which one is not appropriate for this? यानी कि भारत देखिए डेफिसिट बैलेंस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसमें? ट्रेड बैलेंस में और नेट इनविजिबल्स में। तो इसके लिए भारत ने देखिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनको डेफिसिट बैलेंस को कम किया जा सके। तो इन चारों में से वो कौन सा एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं है, याद रखिएगा, इन चारों में से कौन सा एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं है जो बैलेंस डेफिसिट को कम करने के काम में आए। क्लियर? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट कंट्रोल, दूसरा करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तीसरा लिबरलाइज्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी और यूटिलाइज्ड
सॉरी यूनिफाइड एक्सचेंज रेट। तो जल्दी से आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में ये आंसर था एक्चुअली, डिफिसिट बैलेंस को कम करने के लिए इन चारों में से कौन सा एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं है। तो याद रखिएगा डिफिसिट बैलेंस कब होगा आपका, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा किससे, आपके एक्सपोर्ट से। जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा आपके एक्सपोर्ट से, तभी आपका बैलेंस डिफिसिट होगा। तो जैसे ही अगर देखिए हम लोग एक्सपोर्ट को अगर कंट्रोल करने लगेंगे तब आपका डिफिसिट बढ़ता चला जाएगा। तो हमको एक्सपोर्ट को कंट्रोल ना कर इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएट माध्यम नहीं है डिफिसिट बैलेंस को कम करने का। यहाँ एक्सपोर्ट कंट्रोल की जगह इंपोर्ट कंट्रोल होना चाहिए था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए लिखा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। ओके, तो यानी कि हिस्टोग्राम को बनाने के लिए जो आपका क्या बोलते हैं स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू इक्वल क्लास इंटरवल्स, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहला स्टेप फॉलो किया जाता है। दूसरा देखिए आपसे बोल रहा है चेक दैट क्लास इंटरवल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी, जी बिल्कुल ये भी सही है। देखिए हिस्टोग्राम आप लोग देखे होंगे ऐसे बनता है, ऐसे पिलर वाला, ऐसे पिलर कर करके बनता है, ठीक। फिर चेक दैट हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा। हाँ देखिए ये इसके ऐसे कर करके बनता है ये रेक्टेंगल आपका, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से बताता है ये, तो ये भी सही है। मतलब ये सारा देखिए स्टेप वाइज ही चल रहा है। चेक दैट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल, नीचे देखिए क्लास इंटरवल शो करता है और इधर आपका फ्रीक्वेंसी शो करता है, इधर फ्रीक्वेंसी इधर आपका क्लास इंटरवल, ये भी सही है। फिर ईच रेक्टेंगल ज्वाइन, फिर सारे रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि देखिए एकदम करेक्ट सीक्वेंस में ही दिया है, यानी कि 1 2 3 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सैम्पल रिजल्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट मस्ट कंफर्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ओके, यानी कि देखिए आपका क्या बोलते हैं विश्वसनीय और सटीक परिणाम बताने के लिए, विश्वसनीय और सटीक परिणाम बताने के लिए जो आपका सैंपल रिजल्ट्स होता है, यानी कि नमूना परिणाम होता है, उसको किस आवश्यकताओं की प्रतिपुष्टि करनी चाहिए, यानी कि इन चारों में से कौन सा चीज़ उसको फॉलो अप करना चाहिए, ताकि वो जो सैंपल रिजल्ट है आपका वो एक्यूरेट और कंफर्म रिजल्ट, रियलाइबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स बता सके। क्लियर। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस, एडुकेसी, होमोजेनिटी या ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो देखिए जब वो जो भी आपका सैंपल रिजल्ट होगा वो पूरे ग्रुप को आपको देखिए रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसकी एडुकेसी करेक्ट होगी और वो एक ही प्रकार का डेटा होगा, होमोजेनिटी नेचर का होगा। तो ये सारे के सारे देखिए जब होंगे तो वो जो डेटा होगा आपका, मतलब सैंपल रिजल्ट होगा आपका, वो रियलाइबल और एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ सैम्पलिंग यूनिट मस्ट हैव, यानी कि सैम्पलिंग यूनिट की इसमें से क्या विशेषताएं होनी चाहिए। Must cover the entire populations, non-overlapping, distinct and unbiased of the above. ओके, तो देखिए जो सैम्पलिंग यूनिट होती है उसमें ये सारी की सारी विशेषताएं होनी चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशंस को कवर करे, उसमें कोई भी ओवरलैपिंग ना हो और वो डिस्टिंक्ट और अनएम्बिगियस हो। क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़कर आंसर करिएगा कि वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान, और रीजन देखिए कह रहा है आपसे प्लानिंग ब्रिंग सर्टनिटी इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा असर्शन और रीजन में। क्वेश्चन में देखिए आंसर है, बस क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ने की आदत डालीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लिए तो याद रखिएगा 50% क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर लिए। बस क्वेश्चन पढ़ने से ही मैटर, आप देखिए आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में अच्छे से पढ़ा करिए ताकि आप लोग ईजिली आंसर कर सकें। तो देखिए ये बोल दिया था वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर। एक बात बताइए, फ्यूचर के बारे में कोई श्योर हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कोई देखा ही नहीं है, तो फ्यूचर कभी भी, फ्यूचर से रिगार्डिंग कोई भी श्योर हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए देखिए ये असर्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स
एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए करेक्ट है कि अगर हम लोग कोई चीज़ प्लान करके करते हैं तो देखिए फ्यूचर में वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो आर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका आर देखिए ट्रू होगा, बट ए क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और इस सारी की सारी पीडीएफ देखिए आज रात को 8 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए स्वास्तिक 0421। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ के थ्रू भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्वास्तिक 0421, वहाँ पे रात के 8 बजे इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ विथ आंसर आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखिए बच्चों, आपसे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू किथ डेविस विच वन इज़ नॉट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किथ डेविस के अनुसार कौन सा बैरियर कम्युनिकेशन का नहीं है, पूछा आपसे। विच वन इज़ नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में जो बाधाएं उत्पन्न करता है वो नहीं है। तो देखिए किथ डेविस ने बेसिकली 3 टाइप के बैरियर्स को डिफाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर देखिए वो बैरियर होता है जो डिस्टेंस के कारण होता है। जब आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस की वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, उसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है। दूसरा देखिए जो बोला है वो बोला क्या बोलते हैं, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, ठीक। और जो तीसरा होता है आपका वो होता है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। LIN और फिर आपका GUISTIC, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो ये 3 टाइप के बैरियर देखिए किथ डेविस ने बता रखे हैं। क्लियर। तो देखिए आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो देखिए फिजिकल बैरियर तो है। टेक्नोलॉजी बैरियर्स देखिए इसमें नहीं आता है। किथ डेविस के अनुसार टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कोई बैरियर नहीं होता है, पर्सनल बैरियर होता है और लिंग्विस्टिक बैरियर्स होता है। तो याद रखिएगा किथ डेविस के अनुसार 3 टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। सबसे पहला फिजिकल, फिर पर्सनल और फिर लिंग्विस्टिक। ओके, भाषा के आधार पर जो बैरियर्स होता है उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देखिए चाइनीज़ है, उससे आप हिंदी में बात करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा आप बात क्या कर रहे हैं, तो देखिए कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा ही नहीं। तो इसीलिए वो देखिए जो भाषा के आधार पर बैरियर होता है उसको लिंग्विस्टिक बैरियर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हार्वर्ड सूट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज प्रॉपरली नोन एज, यानी कि हार्वर्ड सूट ने देखिए जो मॉडल दिया है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। हार्वर्ड सूट ने देखिए जो मॉडल दिया है कम्युनिकेशन कंज्यूमर बिहेवियर का, वो किस नाम से जाना जाता है। मशीन मॉडल, ह्यूमन मॉडल, मार्केटिंग मॉडल या परचेज मॉडल। तो याद रखिएगा हार्वर्ड सूट ने जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल दिया है वो आपका मशीन मॉडल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स or wants such that the satisfaction of these wants occur with minimal determinantal impact on the natural environment is known as। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज इंटेंड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम क्या बोलते हैं ह्यूमन नीड्स और उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग देखिए पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर जो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज इन द सेंस कि हाँ सामान के बदले पैसे देना या सामान के बदले सामान देना, कुछ भी हो सकता है एक्सचेंज के थ्रू, ठीक। तो देखिए ह्यूमन नीड्स और उसके वांट्स को पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाकर, कम से कम नुकसान पहुंचाकर जो मार्केटिंग की जाती है वह मार्केटिंग कौन सी होती है। सवाल आप लोग समझ गए कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाकर ह्यूमन नीड्स को और वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जा सके, तो इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है वो कौन सी मार्केटिंग कहलाती है। एग्रेसिव मार्केटिंग, ऑपरेटिंग मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन में नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया था, पर्यावरण। तो पर्यावरण देखिए सब जानते हैं किससे अफेक्ट करेगा, ग्रीन मार्केटिंग से करेगा। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ग्रीन मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। all the activities involved in the selling goods or services directly to final consumer for personal non business uses are done by, यानी कि
वह सारी एक्टिविटीज जो देखिए गुड्स और सर्विसेज के सेल से हो, किससे, गुड्स और सर्विसेज के सेल से हो, वह सारी की सारी एक्टिविटी जो फाइनल कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने का होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल सी चीज, यानी कि वह सारी की सारी क्रियाएं जो गुड्स और सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक की पहुंचाने का कार्य करती हैं, वो किसके माध्यम के थ्रू होता है। होलसेलर के माध्यम से, रिटेलर, मेडिएटर या कमिश्नर एजेंट। तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनल कंज्यूमर तक सामान, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए किसका माध्यम का प्रयोग होता है। तो सब जानते हैं फाइनल कंज्यूमर तक आपका रिटेलर ही पहुंचता है, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बन जाएगा रिटेलर। पेपर देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 6 तारीख को ये एमकॉम का पेपर है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे पुराने वीडियोस जरूर देख के जाए, जितनी देर मैराथन वाली क्लासेस चली थी। बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत अच्छे से आप लोग तब परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए सारे के सारे वीडियोस को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक, या यहाँ आई बटन पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 6 अगस्त को ये आपका परीक्षा है, और उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देखकर जाएं। और वैसे भी 5 अगस्त तक डेली का डेली मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के प्रिपेयर हो सके और आप लोग यूनिवर्सिटी क्वालिफाई कर सके। और जो बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी अपीयर होंगे, CUET के लिए, एमकॉम के लिए, क्लियर, वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि इसी मंथ, अगस्त के मंथ में ही उनका भी एग्जाम होना है। तो इसलिए पुराने वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करते रहें। PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है, तो हाँ PDFs के थ्रू जाकर सारा का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और प्रैक्टिस अपनी अच्छे से बनाए रखें, तभी वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर, तो इसीलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएं, ताकि आप लोग जो भी एमकॉम का कंपटीशन एग्जाम देना है उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है। टू मैनेज अ बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर, यानी कि बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए बिजनेस के भविष्य को मैनेज करना जरूरी है। एंड टू मैनेज द फ्यूचर, और भविष्य को मैनेज करने के लिए, इज टू मैनेज इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज, यानी कि देखिए किसी भी अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए आपको उसके बिजनेस के भविष्य को देखिए मैनेज करना पड़ेगा, और बिजनेस के भविष्य को देखिए जो मैनेज किया जाएगा वो उसके इंफॉर्मेशन के आधार पे होगा, ठीक। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए क्वेश्चन में ये आंसर था, मैनेज अ बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर एंड मैनेज द फ्यूचर टू मैनेज इट्स इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए बिजनेस की बात कर रहा है ना, तो ये देखिए आपका मैनेजमेंट से लेना देना है, दैट मीन्स इसका आंसर देखिए बन जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 आपसे क्या कह रहा है, डगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मीजर, यानी कि देखिए जो डगमार अप्रोच होता है वो मार्केटिंग में क्या चीज मापने के लिए, विपणन में क्या चीज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डगमार अप्रोच है वो मार्केटिंग में क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, सेलिंग वॉल्यूम, या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो डगमार अप्रोच में आप लोग देखिए बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें। सबसे पहला देखिए जो आपका होता है वो होता है आपका अवेयरनेस, ओके। दूसरा देखिए जो आपका होता है वो होता है आपका कंप्रेंशन, ठीक। तीसरा देखिए जो होता है आपका कन्विक्शन, और चौथा देखिए जो आपका होता है वो होता है एक्शन। ओके, इसको देखिए हम लोग ACCA फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए सवाल में इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए डगमार ने जो अप्रोच दिया है वो फॉर्मूला कौन सा है। तो वो मॉडल देखिए ACCA मॉडल है, अवेयरनेस, कंप्रेंशन, कन्विक्शन और एक्शन, ठीक। ये डगमार अप्रोच के तहत आता है। इसके तहत देखिए क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, याद रखिएगा जो कंज्यूमर होता है उस कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, ब्रांड से संबंधित चीज़ों के बारे में
अवेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है। यानी कि कंज्यूमर को ब्रांड से संबंधित चीज़ों के बारे में अवेयर करना ही डगमार अप्रोच कहलाता है, जो 4 माध्यम के थ्रू हो सकता है आपका: अवेयरनेस, कंप्रेंशन, कन्विक्शन और फिर एक्शन। ठीक, तो ये देखिए आपसे पूछा था सवाल में कि डगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मीजर, किसको मीजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which 4 are the factors influencing the human resource management of an organization? यानी कि इसमें से कौन से 4 आपके फैक्टर्स हैं, कौन से 4 आपके फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, यानी कि HRM को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, साइज ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कर्स, वर्कफोर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे पांचों ऑप्शंस में से एक इन्फ्लुएंस जो देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक, इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से देखिए आपका HRM प्रभावित नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होगा। बाकी इन चारों चीज़ों से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रभावित होगा। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए 1 2 3 5 बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 5। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली देख लीजिएगा, एक्चुअली डगमार अप्रोच जो था ना, ये आपका देखिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो करता ही करता है फिक्स। ठीक, लेकिन देखिए इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा ना आपका, वो आपका जो बनेगा वो देखिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है इसमें। माफ करिएगा, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था मैंने जल्दी में। जो डगमार अप्रोच होगा मार्केटिंग यूज में, वो देखिए आपका कंज्यूमर को सबसे पहले क्या करता है, ब्रांड के प्रति अवेयर करता है कि कौन सा ब्रांड है, कैसा ब्रांड है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, कब से वो ब्रांड आपका फंक्शनेट है, सारी चीज़ें एक कंज्यूमर को बताता है। इसमें देखिए आपका अवेयरनेस, कंप्रेंशन, कन्विक्शन और एक्शन ACCA मॉडल फॉलो किया जाता है। और ये देखिए जो आपका मीजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है वो आपका जो एडवर्टाइजिंग रिजल्ट होता है उसको मीजर करने के लिए किया जाता है, नॉट अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ओके, ये थोड़ी गलती हो गई थी तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि डगमार अप्रोच जो होता है मार्केटिंग में वो आपका एडवर्टाइजिंग रिजल्ट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, नॉट अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अब 109 देखिए आपसे क्या कह रहा है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो पहले असर्शन देखिए, वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विसेज। ठीक, यानी कि सेवा की अवधि के आधार पर, लेंथ ऑफ सर्विसेज के आधार पर मूल्यांकन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ अप्रेजल, मूल्यांकन की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेंथ ऑफ सर्विसेज के आधार पर मूल्यांकन की गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी ऑफ अप्रेजल के बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए असर्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ सर्विसेज के आधार पर, यानी कि सेवा की अवधि के आधार पर क्वालिटी ऑफ अप्रेजल को, यानी कि मूल्यांकन की गुणवत्ता को बारे में सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक, तो ये करेक्ट, ये कैन नॉट नहीं होना चाहिए, कैन होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए देखिए गलत हो जाएगा असर्शन आपका। रीजन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इनिशियल अप्रेजल यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन एंड प्रमोशनल अप्रेजल यानी कि पदोन्नति मूल्यांकन आर डन सेपरेटली, दोनों अलग अलग तरह से क्या बोलते हैं किया जाता है, एंड डिफरेंटली, और अलग अलग प्रकार से भी किया जाता है। यानी कि इनिशियल अप्रेजल और प्रमोशनल अप्रेजल यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन और पदोन्नति मूल्यांकन आपका अलग अलग तरीके से और अलग अलग मतलब दोनों अलग अलग किया जाता है और दोनों अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ठीक, सिंस द लेंथ ऑफ सर्विसेज इज डिफरेंट, क्योंकि जो लेंथ ऑफ सर्विसेज होता है यानी कि सेवा की अवधि होती है वह अलग होती है, इसलिए। ठीक, तो रीजन भी देखिए आपका एक तरह से गलत ही है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए जो इनिशियल अप्रेजल और प्रमोशनल अप्रेजल ये अलग अलग तो किया जाता है, दोनों अलग अलग किया जाता है, लेकिन इनका माध्यम एक ही होता है, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना, अप्रेजल करना, वो आपका डिफरेंटली नहीं होता है। तो देखिए ये डिफरेंटली वर्ड अगर नहीं होता तो रीजन आपका करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये डिफरेंटली वर्ड देखिए इस रीजन को भी गलत कर दे रहा है। तो इसीलिए इसका देखिए जो आंसर होगा वो बनेगा डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, आपसे बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप कौन कौन सा है वो बताना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन सा है वो बताना है आपको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप कौन कौन सा है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, ये देखिए बिल्कुल है कि कितनी आपको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी उसकी फॉरकास्टिंग करना। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ये भी देखिए ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक, हाँ क्योंकि देखिए ये व्यक्तियों से संबंधित है, इसीलिए देखिए जो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये भी देखिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट भी होता है। तो ये देखिए पांचों के पांचों इसके क्षेत्र हैं, इसके स्कोप्स हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, 111। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक समय पे, द इंडियन IT कंपनीज रियलाइंग मोर फॉर गेटिंग गुड IT प्रोफेशनल्स। तो क्वेश्चन देखिए आपसे बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली बस था। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस प्रारंभिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो भारतीय IT कंपनीज होती हैं, जो भारत की IT कंपनीज होती हैं, वो एक अच्छे IT प्रोफेशनल को हायर करती हैं, एक अच्छे IT प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, मतलब नौकरी देती हैं, सिंपल सी चीज़। तो किस प्रारंभिक अवस्था में भारत की जो IT कंपनीज होती हैं वो अच्छे IT प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं? जॉब पोर्टल्स, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बार बार कह रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में बस ये इनिशियल स्टेज देखिए और इन सब में देखिए इनिशियल स्टेज की स्थिति कहाँ पर होगी, इनिशियल स्टेज की स्थिति कहाँ पर होगी, आप लोग आंसर कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बार बार कह रहा था इनिशियल स्टेज देखिए जो स्थिति होगी वो कैंपस प्लेसमेंट में होगी। क्यों? क्योंकि देखिए कैंपस में जो भी बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा IT से या CS से BTech कर रहा है, तो अभी देखिए पढ़ाई में और वो अपने प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक। तो जैसे ही उसका देखिए BTech कंप्लीट हो जाएगा या BCA कर रहा है, तो उसका जैसे ही देखिए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी आएगी उसको नौकरी प्रोवाइड कराएगी, ठीक। तो कंपनी भी देखिए वहाँ पे आती है, आपका पेपर लेती है, आपका इंटरव्यू लेती है, तब आपको नौकरी प्रोवाइड कराती है। तो वही देखिए कंपनी देखिए इनिशियल स्टेज में कैंपस प्लेसमेंट में आपको नौकरी प्रोवाइड कराती है, और वहाँ पे देखिए कंपनी जब आपका पेपर और इंटरव्यू लेती है तो वहाँ पे ही देखिए कितने बच्चे छट जाते हैं, कितने बच्चों की नौकरी लग जाती है। तो इसीलिए देखिए वहाँ से वो गुड IT प्रोफेशनल्स को हायर कर लेती है। तो इसीलिए देखिए इनिशियल स्टेजेस में इसका आंसर बन जाएगा कैंपस प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग इज मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सजेस्टेड बाय, यानी कि ये जो देखिए मॉडल है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ब्रोच लेव एंड ABA स्क्वाड्स, जैगी एंड लाउ, SK चक्रवर्ती या एरिक फ्लैमलहर्ट्ज़। क्लियर? तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग जो दिया गया हुआ है आपका, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक मॉडल है वो आपका ब्रोच लेव एंड ABA स्क्वाड्स के द्वारा 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, जो आपको बताता है कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, कौन से हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाए। क्लियर? ताकि उसके आधार पर हम लोग भविष्य में कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका जो हमारी अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं, वो कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। 113 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, यानी कि प्रमोशन मिक्स, संवर्धन मिक्स का कौन सा एलिमेंट डू होल सेलर्स जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन दियर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपका होल सेलर द्वारा किया जाता है, ठीक, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यानी कि प्रमोशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट आपका होल सेलर के द्वारा किया जाता है प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग,
ट्रेड प्रमोशन या डायरेक्ट मार्केटिंग? तो जल्दी से आंसर करिए, कौन सा इन चारों में से होलसेलर के द्वारा किया जाता है संवर्धन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेंड करने के लिए, यानी कि प्रमोशनल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए? तो देखिए जो होलसेलर होता है ना वो आपका ट्रेड प्रमोशन करता है। क्या करता है? ट्रेड प्रमोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु वॉज गिवन फॉर 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? जल्दी से आंसर करके बताइए। 14th प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो किसके द्वारा दिया गया? बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला। बर्नार्ड, हेर्निफ्योल, एफ.डब्ल्यू. टायलर या फ्लेमिंग? जल्दी से आंसर करके बताइए। जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो वो याद रखिएगा आपका हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस? तो जल्दी बताइए एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो याद रखिएगा एमबीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 116 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा फिर मैच करिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। क्लियर? तो लिस्ट 1 में देखिए अब आपको क्या कह रहा है, मेगा मार्केटिंग, पेनिट्रेशन प्राइस, प्रमोशन मिक्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? और लिस्ट 2 में देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एडवर्टाइजिंग, कॉटलर, लो प्राइस और पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो लिस्ट 1 को अब आपको क्या करना है, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए आपका मेगा मार्केटिंग, तो मेगा मार्केटिंग देखिए आपका किस में जाएगा, लो प्राइस में, क्योंकि देखिए जहां सामान सस्ता बिकेगा, याद रखिएगा हमारी नहीं एक्चुअली पूरे दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, तो जहां पे भी सामान सस्ता बिकेगा वहां आपका जो मार्केट होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये याद रखिएगा। जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे जो आपका क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, जहाँ से आप लोग सुने होंगे सब्जी मंडी या फल मंडी, तो बड़ी बड़ी जो मंडियाँ होती हैं वो देखिए मार्केट बहुत बड़ा बड़ा होता है, हर जगह पे अपना अपना होता है, तो वो देखिए मार्केट बड़ा होता है। अब वो मंडी में फ़ायदा क्या होता है, देखिए जो आम आपको मार्केट में से नॉर्मली 100 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पे वही मार्केट देखिए नॉर्मली आप जाएंगे तो आपको 50 से 60 रुपये किलो मिल जाएगा। तो देखिए प्राइस सस्ता होता है और वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होती है, मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए देखिए मेगा मार्केटिंग का तो बन जाएगा आपका लो प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस, तो ये देखिए आपका एडवर्टाइजिंग का हिस्सा होता है। पेनिट्रेशन प्राइस का मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका प्राइस या तो कुछ मत दो या बहुत कम रखो। जैसे देखिए जियो जब नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ था तो सबको फ्री में डेटा देता था, कॉल देता था, एसएमएस देता था, सब फ्री में देता था। इससे उसने क्या किया, देखिए अपना जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं बड़ा बना लिया। 4-5 महीने 6 महीने जो भी आपको डेटा दिया था जियो, वो देखिए फ्री में सब देखिए अपना ब्रांड बहुत ही बड़ा बना लिया। दैट मीन्स उसके ब्रांड की वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हुआ वो, बाद में देखिए वो क्या किया, उसकी प्राइस बढ़ा के पब्लिक से पैसे लेने लगा। तो देखिए पेनिट्रेशन प्राइस में यही होता है, जब भी कोई प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है तो उसको देखिए क्या बोलते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, उसकी इमेज अच्छी बनाने के लिए, उसकी गुडविल अच्छी बनाने के लिए उसका प्राइस या तो बहुत लो रखा जाता है या तो ना के बराबर रखा जाता है। जब मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी खासी बन जाती है तब उसका प्राइस देखिए बढ़ा दिया जाता है। यही आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहलाता है और ये एडवर्टाइजिंग का हिस्सा होता है, इसीलिए इसका देखिए एक हो गया। फिर उसके बाद से देखिए प्रमोशन मिक्स, तो प्रमोशन मिक्स का कॉन्सेप्ट सब जान रहे, कॉटलर ने दिया था। और फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर, हाँ, तो इसमें आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो ये 4 यानी कि 3 1 2 4 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेल्स प्रमोशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल इंडिया। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए जो सेल्स प्रमोशन होता है, विक्रय संवर्धन होता है, वह आपके रूरल इंडिया पे, मतलब हमारे रूरल इंडिया पे बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कह रहा है, रूरल पीपल यानी कि ग्रामीण में निवास करने वाले व्यक्ति भारत के गिव अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। तो ये गलत है, ठीक, तो इसीलिए देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा।
क्योंकि आपके जो रूरल पीपल होते हैं ना, वो देखिए आपका सेल्स प्रमोशन स्कीम में कोई अत्यंत आपका क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई अत्यंत महत्व नहीं दिखाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये इम्पैक्ट भले बहुत स्ट्रॉन्ग छोड़ता है, लेकिन उस पर देखिए रूरल पीपल जो होते हैं वो कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं महत्व नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 117 हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 118 की तरफ। मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, यानी कि मार्केट देखिए जब आपका सब डिवाइड हो जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर भी हम लोग डिवीजन कर देते हैं, तो ये किस व्यवहार कौन से व्यवहार की विशेषता कहलाती है? ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड। तो जब देखिए हमारा क्या बोलते हैं व्यवहार की विशेषताओं के आधार पर मार्केट को सब डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, प्रिसीशन और नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका आंसर बताइए। जब बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मार्केट का सब डिवीजन कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए जब हम लोग क्या बोलते हैं बिहेवियर के विशेषता के आधार पर मार्केट को बांटते हैं तो सेगमेंटेशन कहलाता है। वैसे भी देखिए जब मार्केट को सब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना यानी कि बांटना, बांटना यानी कि सेगमेंट कर देना। 119 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग क्या होता है? ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर, ऑफरिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट टू द एंटायर मार्केट, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू ऑल कंज्यूमर, या फॉलोइंग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो बताइए मास मार्केटिंग किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो मास मार्केटिंग होता है उसके तहत हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? यही आपका मास मार्केटिंग के तहत आएगा। Which concept of marketing is based on the assumption that superior product sells themselves? Clear? तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोसाइटल या प्रोडक्ट, यानी कि मार्केटिंग की किस अवधारणा के आधार पर जो सुपीरियर प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि आपके जो एकदम उत्तम क्वालिटी के उत्पाद होते हैं वह खुद देखिए बिकते हैं, मतलब खुद अपने आप को बेचते हैं। यानी कि देखिए वो सिर्फ प्रोडक्ट अपने नाम पर बिकता है, भले प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी ना हो, बस उसका नाम सॉलिड हो, वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये किस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोसाइटल या प्रोडक्ट? तो ये देखिए सोसाइटल बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए मान लीजिए एक सोसाइटी में ए और बी दो लोग रह रहे हैं। ए ने देखिए एक कार खरीदा जिसके अंदर क्या बोलते हैं कबाड़ भरा हुआ है, लेकिन वो एक ब्रांड की कार है, रेप्यूटेटेड कार है और मार्केट में क्या बोलते हैं उसकी बहुत डिमांड है, तो इसीलिए ए ने खरीद लिया। ठीक, अब बी को देखिए जलन होने लगी कि भैया ए खरीद लिया, मेरे पास वो करवे नहीं है, तो वो देखिए बिना सोचे समझे जांचे परखे क्या करेगा, वो भी जाएगा वही कार खरीद के लेके चला आएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए एक बंदा खरीदा, उसके जलन में दूसरे बंदे ने खरीद लिया सिर्फ नाम के आधार पर, तो वो आपका देखिए जो कहलाएगा वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो आपका जो विपणन संचार होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसमें प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस तीनों को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, यानी कि भौतिक वितरण क्या प्रोवाइड कराता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी या फॉर्म यूटिलिटी। तो देखिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका समय और जगह दोनों यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हाट इज रेलेवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए आपसे कह क्या रहा था कि प्लेसेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्सेस में क्या चीज़ें रेलिवेंट होती हैं? तो ब्रांडिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, सेल्स, पर्सनल मोटिवेशन या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपका जो प्राइस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स में जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा वो करेगा आपका सेल्स, पर्सनल मोटिवेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। तो मार्केटर्स अरोज इमोशन मोटिवेशन, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो मार्केटर्स होते हैं, जो विपणन करता होते हैं, वो देखिए इमोशंस के थ्रू मोटिवेट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा उसका प्रचार क्या बोलते हैं, बेबी जॉनसन का। तो बेबी जॉनसन का प्रचार सुना होगा, तो उसमें देखिए मार्केटर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेबी जॉनसन के प्रोडक्ट यूज़ करिए, आपके बच्चों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, हाइजेनिक होगा, ये वो एंड ऑल दैट। तो इससे क्या होती हैं, जो हमारे घर की मम्मियाँ होती हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि हाँ बेबी जॉनसन के प्रोडक्ट ही बेस्ट है, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट अच्छा होता ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए वो क्या करता है, इमोशनली मोटिव्स करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए मार्केटर सेटिस्फाई रेशनल मोटिव्स, तो यानी कि जो विपणन करता होते हैं वो देखिए लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर बेचने का प्रयास करते हैं, तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। मार्केटर्स देखिए जब भी मिलेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का देखिए उसके फैक्ट्स बताएगा, उसके लॉजिक्स बताएगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, तो ये भी देखिए करेक्ट हुआ। यानी कि जब लॉजिक और फैक्ट के आधार पर बेचा जाएगा तो वही आपका रैशनल मोटिव्स कहलाएगा, तो ये भी करेक्ट है। मार्केटर्स फॉर्मुलेट डिफरेंट सेल्स प्रमोशन फॉर डिफरेंट मोटिव्स, तो ये भी देखिए करेक्ट है। जो विपणन करता होता है वो देखिए अलग अलग प्रकार का विक्रय संवर्धन प्रयोग करता है अलग अलग प्रकार से प्रेरित करने के लिए, तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर देखिए बन जाएगा नन ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 क्या कह रहा है अब आपसे, नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स, यानी कि नॉन स्टोर मार्केटिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि ऐसा मार्केटिंग जिसमें स्टोर होता ही नहीं है, उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। होम सेलिंग, घर से बेचना, वीपीपी, यानी कि आपका इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रपोजिशन, ये वीपीपी का फुल फॉर्म होता है, वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रपोजिशंस, ठीक। और फिर वेंडिंग मशीन या ऑल ऑफ दीज, तो बताइए इन तीनों में से किसमें स्टोर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। होम सेलिंग में, वीपीपी में, वेंडिंग मशीन्स में या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इन सारे के सारे उद्योगों में, मतलब उद्योग नहीं सॉरी, इन सारे के सारे बिजनेस में आपका स्टोर की आवश्यकता नहीं होगी। होम सेलिंग देखिए घर से बेच लेंगे, वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रपोजिशंस, इसमें भी देखिए आपका कोई भी स्टोर का काम नहीं है। वेंडिंग मशीन घर पे भी अगर है तो कर ले रहे हैं किसी दुकान पे, तो भी आप वेंडिंग कर लेंगे, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज कस्टमर डिलाइट, कस्टमर डिलाइट क्या होता है, क्लियर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस लेस देन एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन मोर देन परफॉर्मेंस। तो बताइए कस्टमर डिलाइट क्या होता है, तो याद रखिएगा कस्टमर डिलाइट आपका यही होता है, परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशन हो उसके बराबर परफॉर्म करना ही आपका कस्टमर डिलाइट कहलाता है। क्योंकि अब कितने बच्चे आप मोर सोच रहे होंगे, मोर क्यों नहीं होगा कि क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करना है, तब वहाँ पे देखिए जैसे लगेगा मक्खन लगा रहा है कोई मार्केटर, तो ये नहीं होता है, जितना जरूरी हो उतना ही क्या बोलते हैं परफॉर्म करना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें देखिए आप एक्स्ट्रा करते हैं तो वो चीज़ें फिर देखिए बोकस लगने लगती हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच टर्म आर ऑफ्टेन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन मार्केटिंग लिटरेचर, ओके। यानी कि मार्केटिंग लिटरेचर बोले तो विपणन साहित्य में किन शब्दों का परस्पर विनिमय किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, किन शब्दों का यूज होता है आपका, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है मार्केटिंग लिटरेचर विपणन साहित्य में। तो कॉन्सेप्ट, मैथड, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, टेक्निक, ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी या फिलॉसफी, सिस्टम, कॉन्सेप्ट। तो बताइए आपका मार्केटिंग लिटरेचर में सबसे ज़्यादा यूज्ड टर्म कौन सा है, क्लियर। तो देखिए जो मार्केटिंग लिटरेचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज टर्म आपका ऑप्शन सी है, ओरिएंटेटेड होता है मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट और फिलॉसफिकल आधारित, इसीलिए 127 का सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग, कंपनसेशन या इंटीग्रेशन।
तो कौन सा इसका फंक्शंस नहीं है, ऑपरेटिव फंक्शंस नहीं है। तो देखिए जो कंट्रोलिंग होता है वो उसका ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 129। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सीक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर। ओके, यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर्स के सीक्वेंस में कौन नहीं है आपको बताना है, नॉट बोला है। जब भी कहीं क्वेश्चन में नॉट दिखे ना तो उसको मार्क कर लिया करिए, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में कितने बच्चे सही वाला गलत मार के चले जाते हैं। सबसे बड़ा पंगा तो ये होता है, इसलिए जब भी नॉट दिखे तो नॉट पहले सर्कल कर लिया करिए, फिर उस आधार पर आंसर किया करिए। तो इसमें से आपको बताना था कि पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर्स के सिक्वेंस में नहीं है कौन सा। क्लियर। तो पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, प्रेजेंट द टास्क, ट्राई आउट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिपरेशंस, फॉलो अप। ओके, तो इस आधार पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन में हमको पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर, यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर्स का सीक्वेंस क्या होगा वो आपसे पूछना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, तब ये आंसर करेक्ट बन जाएगा इसका। तो फिलहाल देखिए सबसे पहले देखिए क्या करता है, इंस्ट्रक्टर अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि ये। फिर वो देखिए आपका ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराएगा, क्योंकि जब बिना ट्रेनिंग के कोई भी एम्प्लॉय कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए वो टास्क देगा, फिर वो आपको क्या देगा, ट्रेनिंग जब दे देगा फिर उसके बाद से आपको टास्क देगा परफॉर्म करने के लिए। फिर आप उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद से देखिए यही काम फॉलो अप किया जाएगा। तो यानी कि 1 4 2 3 5, तो ऑप्शन सी विल भी देखिए करेक्ट है। लेकिन नॉट नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए था इसको सवाल में कि पर्सनल ट्रेनिंग के प्रोसीजर का सीक्वेंस क्या होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अंडर विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ओके, one person is compared with all other for the purpose of placing them in simple order to work। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में, किस परफॉर्मेंस अप्रेजल विधि में एक पर्सन को, याद रखिएगा, एक पर्सन को कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशंस के सारे मेंबर्स के साथ, ऑल मेंबर्स के साथ, यानी कि एक बंदे का कंपैरिजन पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के साथ किया जाएगा। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन सिंपल ऑर्डर टू वर्क। ठीक, तो ये किस मेथड में होता है, ग्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन या रैंकिंग। तो देखिए रैंकिंग इसका करेक्ट बनेगा कि देखिए एक बंदा टॉप पर, फिर उसके बाद से उसके नीचे, उसके बाद से उसके नीचे, ऐसे ऐसे करके देखिए होगा। तो ये देखिए जब एक बंदे को, मतलब एक पर्सन को, एक कर्मचारी को फॉर्म के सारे कर्मचारियों के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो रैंकिंग बेसिस पे होता है। जो टॉप पर होगा वो हमेशा नंबर 1 पे होगा। जैसे आप लोग को लाना है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में नंबर 1 का स्थान हासिल करना है। हम लोग को क्या, हम लोग को तो बस एक सीट से मतलब है, एक सीट मिल गई, हमारा काम हो गया। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि उस एक सीट पर आपका नाम लिखा हो। 131 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर देखिए नॉट आ गया तो नॉट को सर्कल कर लिया करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रोसीजर दैट शुड बी कंसिडरेड फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंडामेंटल प्रोसीजर कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्री निगोशिएशन फेजेस, ये है, ये देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसीजर होता है, फंडामेंटल प्रोसीजर होता है। सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स, ये भी देखिए आपका होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंडामेंटल प्रोसीजर। फिर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी बार्गेनिंग, ये भी देखिए आपका होता है। तो यानी कि इसका आंसर देखिए बन जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों के तीनों देखिए आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के फंडामेंटल प्रोसीजर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 132 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो असर्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन्वर्टिबिलिटी द फर्म मस्ट गो टू द एक्सटर्नल सोर्स फॉर लोअर एंट्री जॉब्स, यानी कि फर्म को देखिए अनिवार्य रूप से, ठीक, एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि बाहरी स्रोतों के माध्यम से क्या बोलते हैं, लोअर एंट्री जॉब्स के लिए जाना पड़ता है। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, बाहरी माध्यमों के थ्रू ही क्या बोलते हैं, बाहरी सोर्स के थ्रू ही फर्म क्या बोलते हैं, अनिवार्य रूप से लोअर एंट्री जॉब्स के लिए जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
फॉर पोजीशंस वेयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नॉट मेट, जिसमें देखिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशंस या जो एक्सपीरियंस है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। दैट मीन्स फ्रेशर्स भी आपको मिल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो इसीलिए देखिए रिक्वायर्ड होना नहीं होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों देखिए करेक्ट है, क्योंकि जब भी देखिए आप एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू भर्ती करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ही की एक कोई फॉर्म है, उस फॉर्म में देखिए आपने कोई एक अकाउंटेंट के लिए नौकरी के लिए जारी कर दिया, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, जो बंदा देखिए नॉर्मल बीकॉम या एमकॉम किया होगा वो भी पहुंच जाएगा, या जो बंदा क्या बोलते हैं बीकॉम करके या बीए करके भी नॉर्मली अकाउंटेंट का काम किया होगा वो भी पहुंच जाएगा मतलब इंटरव्यू देने। ठीक, तो देखिए जो बीकॉम नॉर्मल पढ़ा उसको देखिए किताबी ज्ञान तो अकाउंट्स का बहुत है, बट वो देखिए प्रैक्टिकली ज्ञान के अभाव में बचा हुआ है। तो इसीलिए देखिए वहाँ पे इसी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को मैटर नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए जो बंदा बीए किया हुआ है बट उसको अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है, तो उसको भी देखिए आप प्रियोरिटी देंगे, क्योंकि वो अकाउंट के वर्क को जानता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसीलिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट होगा। 133 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है? क्लियर, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन, वेज डिटर्मिनेशन या ट्रांसफर टू अ बेटर जॉब। जल्दी से आंसर करके बताइए, जो जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है उसका आधार पर्पस क्या होता है, कारण क्या होता है? ठीक, तो सब जानते हैं जो जॉब का इवैल्यूएशन किया जाएगा वो वेजेस डिटर्मिनेशंस के लिए किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिसका जैसा जॉब उसको उसकी वेजेस जो होगी उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, टोटल देखिए हम लोग 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए अच्छे से बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी प्रिपरेशन को सुगम बना सकें। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस फोकसेस ऑन ग्लोबल रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज टू बाय योरसेल्फ वर्ल्ड वाइड, यानी कि देखिए जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वह आपका ध्यान केंद्रित करता है ग्लोबल रिसोर्सेज पे, अवसरों पर, ताकि वह दुनिया भर में खरीद और बेच सके। तो बिल्कुल करेक्ट है सर्शन। ठीक, रीजंस देखिए, द एफर्ट्स ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू लिबरेट्स दियर इकोनॉमिक लेड टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि देखिए इसके क्षेत्र में आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं ताकि वो लिबरलाइज कर सकें ग्लोबलाइजेशन को। तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। 135 देखिए आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो अच्छे से पढ़िए फिर मैच करते हैं हम लोग। लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 में देखिए वाइडर मार्केट, टर्न की प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज और जियो सेंट्रिक अप्रोच। और लिस्ट 2 में देखिए मोड्स ऑफ एंट्री, गोल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए जरा आप लोग करके दिखाइए, तो देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। 135 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आपको। जल्दी जल्दी मैच करिए, देखिए देखता हूँ कितने बच्चे कर ले रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को दोनों को ध्यान से पढ़िए, आप लोग ईजिली इसका आंसर कर लेंगे। कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा ध्यान लगाइए और करिए। चलिए देखिए मैं ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपका दिया है वाइडर मार्केट, देख रहे हैं? तो वाइडर मार्केट देखिए कहाँ पे काम करेगा, ये आपका एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस ही देखिए आपका एक वाइड मार्केट तैयार करके आपको देता है। तो ये उसके लाभ हो गए। दूसरा देखिए आपका टर्न की प्रोजेक्ट, तो ये टर्न की प्रोजेक्ट देखिए आपका मोड्स ऑफ एंट्री में आ जाएगा। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाना, यानी कि गोल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि देखिए जब आपका इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का गोल हो जाएगा, ठीक, तब आप अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, प्रोडक्शन की क्षमता को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसका देखिए 2 हो जाएगा। फिर जियो सेंट्रिक अप्रोच, तो ये स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता है। तो 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन बी विल बी देखिए टोटली करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 136। ब्रिक्स बहुत अच्छी चीज़ है।
तो क्वेश्चन था ब्रिक्स इंक्लूड्स, ब्रिक्स में देखिए क्या आते हैं, तो ब्रिक्स एक्चुअली देखिए आपका देशों का समूह है। तो बी फॉर देखिए आपका हो जाएगा ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, तो बी फॉर देखिए ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये देखिए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील की स्थापना देखिए आपकी 16 जून 2009 को हुई थी और इसका देखिए जो हेड क्वार्टर है वो आपका शंघाई चाइना में है, ये याद रखिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इनकम टैक्स का सवाल है तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। मिस्टर जेम्स अ सिटीजन ऑफ यूएस, अमेरिका का देखिए वो सिटीजन है। सबसे पहली बात, अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2010। तो इसको 2010 देखिए काट कर हम लोग कौन सा ईयर चल रहा है आपका 2022। तो 2022 चल रहा है यानी कि असेसमेंट ईयर हुआ। तो हम लोग कर देते हैं इसको 21-22, क्या कर देते हैं 2010 की जगह तब हम लोग यहाँ 2021 कर देते हैं। तो देखिए जो आपका मिस्टर एक्स है वो भारत पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है 1 जुलाई 2021 को, एंड लेफ्ट फॉर नेपाल ऑन 15 दिसंबर, और फिर वो नेपाल के लिए चला जा रहा है 15 दिसंबर को। समझ गए आप लोग। देखिए जो मिस्टर एक्स है वो 1 जुलाई 2021 को भारत आ रहा है और फिर 15 दिसंबर 2010 नहीं 2021 को वो नेपाल चला जा रहा है। ही अराइव टू इंडिया अगेन ऑन 1 जनवरी 2011। तो 2011 की जगह देखिए हम लोग 2022 कर दे रहे हैं। फिर वो देखिए भारत वापस आ रहा है 1 जनवरी 2022 को, एंड ही स्टेड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और फिर वो इंडिया में आपका जो आपका वित्तीय वर्ष 21-22 उसके लास्ट तक रह रहा है। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 सॉरी। तो उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा 2022-23 के लिए वो क्या होगा आपको बताना है। समझ गए सवाल। फिर से देखिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि मिस्टर जेम्स देखिए जो यूएस का नागरिक है वो भारत में पहली बार आ रहा है आपका 1 जुलाई 2021 को। क्लियर। फिर 15 दिसंबर 2021 को नेपाल चला जा रहा है। फिर वह देखिए भारत वापस आ रहा है 1 जनवरी 2022 को, एंड फिर वह फिनेंशियल ईयर 2021-22 के एंड तक रह रहा है, 2021-22 के एंड तक रह रहा है। फिर उसके बाद से तो उसका 2022-23 के लिए निवासीय स्थिति क्या होगी। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था, वेट अ सेकेंड, किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति देखने के लिए हमको दो चीजें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना पड़ता है हमको, बेसिक कंडीशन। क्या देखना पड़ता है, बेसिक कंडीशंस। ये सारा का सारा देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूं इनकम टैक्स में, तो वो इनकम टैक्स वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन पे, वहां पे जाकर आप लोग पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये सब कुछ देखिए मैं जितना करा रहा हूँ सब ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए पुराने वीडियोस जरूर देखें। ठीक, तो यहाँ पे आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर उसको देखें। तो फिलहाल देखिए यहाँ शॉर्ट में एक समझा दे रहा हूँ बेसिक कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशंस में देखिए बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला कंडीशन कि एटलीस्ट उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, और दूसरा कहता है कि प्रीवियस 4 ईयर्स में, याद रखिएगा प्रीवियस 4 ईयर्स में कम से कम 365 डेज इंडिया में होना चाहिए, 365 डेज इंडिया में होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में होना चाहिए। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वो इंडिया का तो रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। अब ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, उसको चेक करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ता है एडिशनल कंडीशंस। क्या चेक करना पड़ता है, एडिशनल कंडीशंस। तो इसमें भी देखिए दो शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त कि आपका लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए, और दूसरा कहता है लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स इंडिया में होना चाहिए। ठीक, तो याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति, जैसे आपकी ये क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल
स्टेटस के आधार पे देखिए, ये बेसिक, ये एडिशनल। ठीक, तो देखिए जब कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर ले, क्या फुलफिल कर ले, एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर ले, तो वो देखिए हमारे इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ले रहा है तो रेसिडेंट बन जाता है, और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ले रहा है, याद रखिएगा दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ले रहा है, तो वो आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, तो हमारे देश का वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। बट अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, याद रखिएगा सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो देखिए रेसिडेंट तो रहेगा, बट वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट ना होकर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा। याद रहेगा आपको कि जब कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल करेगा बट कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो रेसिडेंट तो रहेगा बट वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगा। और जब एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर दे रहा है, तो वो आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा। ठीक, और कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो देखिए आपका सीधे नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तब हमको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोग समझे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो यहां देखिए भाई साहब 1 जुलाई 2021 को इंडिया आए थे। एक सेकेंड, और फिर क्या बोलते हैं 15 दिसंबर तक हमारे इंडिया में रहे। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं कितने दिन ये बंदा भारत में रहा। तो सबसे पहले देखिए जुलाई के बाद से अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो जुलाई में देखिए 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में बस 15 दिन। समझ रहे हैं? तो अगर इस साल का पूरा देखा जाए तो 1 1 2 1 3 5 8 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, यानी कि इस साल तो इतना रहा। फिर देखिए वो बंदा इंडिया वापस आ रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर में। कब आ रहा है? 1 जनवरी से, और फिर लास्ट ईयर तक रह रहा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक वो रह रहा है। यानी कि फिर देखिए जनवरी से काउंट करते हैं, तो जनवरी में देखिए 31 दिन, फिर फैब में 28 दिन क्योंकि लीप ईयर है नहीं, फिर मार्च में 31 दिन। तो ये टोटल हो गया आपका 168 डे। तो देखिए पहले रहा था ये वाला 168 डे तो पहले रहा था। अब इसको पूरा जोड़ लेते हैं, 8 1 9, 9 8 17, 17 1 18, हासिल लगा 1, 6 3 9, 9 2 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और एक कैरी गया था 15 और 1 1 2, यानी कि देखिए 258 डेज वो इंडिया में रह रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा कोई व्यक्ति रह रहा है, प्रीवियस ईयर में अगर कोई व्यक्ति 182 डेज से ज़्यादा दिन रह रहा है, तो वो देखिए रेसिडेंट तो बन जाएगा, रेसिडेंट तो बन जाएगा। अब चेक करना है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो नॉट ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली चेक करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते थे, एडिशनल कंडीशन देखते थे। तो एडिशनल कंडीशन क्या कहता था कि लास्ट 7 ईयर्स में कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो और लास्ट 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल भारत में रहा हो। तो यहाँ देखिए भाई साहब फर्स्ट टाइम इंडिया अराइव कर रहे हैं, यानी कि पिछले 7 साल और 10 साल की तो बात ही नहीं हो रही। समझ रहे हैं? तो देखिए ये बस एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। क्यों ऐसे कर लेगा? क्योंकि 258 डेज रह रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में ये, और नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। तो ये देखिए रेसिडेंट तो हमारे इंडिया का होगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई भी बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बी बनेगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली
प्रोवाइड टू एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर इज, तो देखिए वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन की बात कर रहा है और ये प्रोवाइड कहाँ किया गया है, दिल्ली में। तो देखिए पॉपुलेशन के आधार पर होता है, ये भी समझा देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए जब भी हम लोग एकोमोडेशन की बात करेंगे, यानी कि रहने के लिए मकान आपको नियोक्ता प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें देखिए 3 नियम होते थे। अगर आपके शहर की पॉपुलेशन, याद रखिएगा शहर की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, याद रखिएगा 25 लाख से क्या है, ज़्यादा है, तो आपको आपके सैलरी का 15% टैक्स देना होगा। टैक्स देना नहीं होगा मतलब वो आपके एकोमोडेशंस की वैल्यू होगी, आपके जो भी आप निवास स्थान मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर की जो वैल्यू देखिए तब निकाली जाएगी, वो आपके सैलरी का 15% होगा। और अगर देखिए आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से तो ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम है, याद रखिएगा 25 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम है, तब आपके सैलरी का 10% उस घर की वैल्यू होगी, ठीक। और याद रखिएगा तीसरा कहता है जब आपका जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की देखिए जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से, एक सेकेंड, हाँ 10 लाख से कम है, क्या है 10 लाख से कम है, तब आपको आपके सैलरी का 7.5% जो होगा वो उस मकान की वैल्यू होगी। याद रखिएगा 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% उस मकान की वैल्यू आपके सैलरी का, 25 लाख से पॉपुलेशन, सॉरी ये माफ़ करिएगा गलत हो गया, हाँ 25 लाख से पॉपुलेशन कम है लेकिन 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है। याद रखिएगा 25 लाख से पॉपुलेशन कम है लेकिन 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस मकान की देखिए जो वैल्यू होगी वो सैलरी का 10% होगी। और उस एरिया में, जिस एरिया में आपका मकान है, तो उस मकान एरिया का अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगा तब आपके मकान की वैल्यू आपके सैलरी का 7.5% होगी। क्लियर? तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये भाई साहब दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली की पॉपुलेशन सब जान रहे हैं 25 लाख से क्या है, ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है, ठीक। तो अभी हम लोग देखें जब भी जो शहर की पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा होगी तो आपके सैलरी का 15% आपका टैक्स लगे, घर की वैल्यू हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, उस घर की वैल्यू होगी। 139 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following is not capital assets under capital gains head of income, यानी कि इन चारों में से कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक, अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। यानी कि कैपिटल हेड जो होता है आपका, जैसे इनकम के टोटल 5 हेड होते हैं, तो जो चौथा हेड आपका होता है यही कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हेड के तहत कौन सा कैपिटल एसेट्स इसमें से नहीं है आपको बताना है। तो स्टॉक इन ट्रेड, गुडविल ऑफ बिजनेस, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली या ज्वेलरी। तो देखिए जो कैपिटल एसेट्स नहीं है वही आपका ये है स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 140। तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवीजन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। फिर मार्केटिंग सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अंडर एस्टिमेट ऑफ इनकम, अवेलिंग एडुकेशंस अंडर सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका मिस इंटर रिप्रेजेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट। ओके। तो देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड दिख गया टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। क्या करना? टैक्स की चोरी करना। तो टैक्स की चोरी आप कैसे करेंगे? जब आप अपने इनकम को क्या कर देंगे, अंडर स्टेटमेंट कर देंगे, यानी कि कम दिखा देंगे। तो इसमें तो देखिए 2 हो जाएगा, समझ रहे ना आप लोग। फिर उसके बाद से देखिए आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी देखिए कीवर्ड है टैक्स अवॉइडेंस, यानी कि टैक्स को अवॉइड करना। तो ये कैसे आप अवॉइड करेंगे? मिस इंटरप्रिटेटिंग प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का क्या करेंगे आप? मिस इंटरप्रिटेट करेंगे। जैसे जो चार्टेड अकाउंटेंट देखिए होते हैं वो यही करते हैं, तभी आप लोग मतलब जो भी चार्टेड अकाउंटेंट के क्लाइंट होते हैं वो कम टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स को अवॉइडेंस करना सिखाते हैं।
तो इसमें तो देखिए बी का 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद से देखिए आपका एक बचा टैक्स प्लान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और एक आपका बचा टैक्स प्लानिंग। तो देखिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये हो जाएगा आपका मार्केटिंग सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस, और टैक्स प्लानिंग में देखिए अवेलेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ आईटी एक्ट। तो इसका आंसर देखिए 3421 यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, 10 क्वेश्चन और हैं तो ध्यान से देखिए और फिर कंप्लीट करते हैं अपना सेशन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहीं से देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया। अक्सर पूछता है कि बताइए इनकम टैक्स एक्ट ही कौन सा है, तो वो 1961 है। एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ पर्पज, यानी कि एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो याद रखिएगा एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक। वो हमेशा जब तक उसको पूरा का पूरा रिकवर ना कर लिया जाए तब तक से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर देखिए बन जाएगा फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। 142 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया, इसको भी मैच करना है। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहाँ हेनरी फ्योल, F.W. टायलर, ऑलिवर शेल्डन और पीटर एफ डरकर। तो ये सारे देखिए कॉन्सेप्ट हैं और ये उनको देने वाले साइंटिस्ट हैं, तो हमको इसको इसके साथ मैच करना है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखिए पीटर एफ डरकर ने दिया है। फिर उसके बाद से देखिए आपका फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ऑलिवर शेल्डन, साइंटिफिक मैनेजमेंट सब जानते हैं F.W. टायलर, और जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल, यानी कि 4321 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 143 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन रीजन है, ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन कह रहा है ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस आर रैशनल, यानी कि दिमाग का प्रयोग करके जितने भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो सब रैशनल होते हैं, यानी कि लॉजिक और फैक्ट के आधार पे होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट, जब दिमाग का प्रयोग करेंगे आप तो लॉजिक और फैक्ट ही निकलेगा। कितने लोग तो पता नहीं कहाँ से प्रयोग करते हैं, फिर वहाँ लॉजिक और फैक्ट की जगह इमोशंस भावनाएं बहने लगती हैं। फिर उसके बाद से रीजन आर देखिए क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग इज मेंटल प्रोसेस, ऑब्वियसली निर्णय लेना जो होता है एक मेंटल प्रोसेस होता है, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि देखिए ए और आर दोनों करेक्ट है और आर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, तो इसीलिए ए विल बी करेक्ट। 144 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who among the following developed the technique of management by exceptions, यानी कि किसने आपका टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया एक्सेप्शंस के बिना। ठीक, जोसेफ एल मैसी, लेस्टर आर बिटल, LF उर्विक या पीटर एफ डरकर। ठीक, तो एक्सेप्शंस बाय एक्सेप्शंस के आधार पे जो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आपका डेवलप किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, लेस्टर आर बिटल। 145 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which among the following are parts of job descriptions, यानी कि इन पांचों में से जॉब डिस्क्रिप्शंस का कौन सा पार्ट्स होता है वो आपको बताना है। क्लियर? तो ड्यूटीज परफॉर्म्ड, ये देखिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई वैकेंसीज आती है या कोई भी आप नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या ड्यूटीज आपको करनी है उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो 1 बिल्कुल करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन बी देखिए करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। जॉब समरी, ये भी बताया जाता है, ओवरऑल आपको क्या जॉब है, कैसे करना है, क्या सब कुछ बताया जाएगा आपको। फिर उसके बाद ये भी देखिए बनेगा जॉब आइडेंटिफिकेशन, से भी बताया जाएगा। सुपरविजन भी देखिए आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग या सुपरवाइज किया जाएगा जो आपके मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक एम्प्लॉय को क्या लेना देना। 146 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर द, यानी कि देखिए जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, तो इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक, जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट होते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, सेबी, इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या RBI। तो याद रखिएगा जब भी कंपनी की बात करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि कंपनी, तो जब भी कंपनीज की बात होगी और वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारे के सारे नियम रेगुलेशन सेबी द्वारा ऑपरेट होंगे। 147 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाई रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंस इन द रिसोर्स रिस्पॉन्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मार्केट इज नोन एज, यानी कि देखिए वह कौन सी विधि होती है जिसके तहत क्या बोलते हैं मार्केट रिस्पांस को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जा सके फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज, जिस लिमिटेड मार्केटिंग मतलब कम से कम मार्केटिंग रिसोर्सेज का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिस्पांस को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके बाय रीऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस इन द रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जो आपका क्या बोलते हैं अलग अलग जो विशेषताएं होती है रिस्पॉन्सेस के उसको रीऑर्गेनाइज करके, ठीक, ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट के अलग अलग पार्ट्स को, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन का होता है। मार्केट को अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए और इस हिसाब से क्या बोलते हैं तब आपका देखिए लिमिटेड यानी कि कम क्षेत्र में ही आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्या करते हैं अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 148, who plays their significant role in the distribution of goods when they do not sell to ultimate user of consumer, clear, retailer, wholesaler, mediator या कमीशन एजेंट। जल्दी आंसर बताइए। हु प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्हेन दे डू नॉट सेल द अल्टीमेट यूजर्स और कंज्यूमर्स, तो ये देखिए रिटेलर निभाता है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पी होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें 4 पी कौन कौन से होते हैं। 150 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच रिसर्च इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्चेस into human motives when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer subconscious और hidden motivations। ओके, तो कौन से रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है आपका इनटू ह्यूमन मोटिव्स को, ठीक, व्हेन इट रिफर्स क्वालिटेटिव रिसर्च, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें कि गुणवत्ता शोध, डिज़ाइन टू अंडर कवर टू द, जो आपका डिज़ाइन किया जाता है वो कंज्यूमर सबकॉन्शियस या हिडन मोटिवेशंस के लिए होता है। क्लियर, तो ये देखिए क्वेश्चंस में ये आंसर था, मोटिवेशंस की बात करा तो अभी ह्यूमन की, तो इसीलिए देखिए क्या करा जाएगा, मोटिवेशनल रिसर्च कहला जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ देखिए अभी क्लास ओवर होते ही आपको क्या बोलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी पूरी पीडीएफ विथ आंसर। लेकिन आंसर देखिए कुछ गलत भी दिए हुए थे तो उसको देखिए मैं करेक्ट करा दिया हूँ सॉल्व कराते समय, तो विद आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और टेलीग्राम यहाँ लिंक भी दे रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक, ताकि आप लोग को आसानी हो सके। स्वास्तिक 0421 ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो खत्म होते ही आपको सारी की सारी लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए 6 अगस्त को ही आपका DDU का कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो इसीलिए सारे बच्चे ज़रूर सारे के सारे पुराने जितने MCQs वाले वीडियोस मैं करा रखा हूँ वो सारे वीडियोस अच्छे से देख लें। लिंक सारा का सारा बार मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसी महीने देखिए CUET के बच्चों का भी एग्जाम होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का भी पेपर होगा MCOM का, तो वो बच्चे भी रेगुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, क्योंकि अब वीडियो जो हमारी होगी वो अब रेगुलरली अपलोड होगी, अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी, वीडियो आपको डेली की डेली मिलती रहेगी। तो इसीलिए वो सारे के सारे बच्चे अच्छे से पूरी की पूरी वीडियोज़ को वॉच करें। और ये सीरीज़ देखिए MCOM का कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो, भले वो यूपी के यूनिवर्सिटीज़ का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का हो, राजस्थान, जयपुर, पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, पूरे जगह पे आपका कहीं पे कोई भी MCOM के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। तो इस वीडियो को सारे के सारे MCOM के एंट्रेंस के बच्चे अच्छे से वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुगम बना सकते हैं। ठीक, तो इसकी पीडीएफ अभी तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें और वो अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में रात के 9 बजे, क्योंकि 9 बजे अब देखिए हमारी डेली क्लासेस होगी, रात के 9 बजे कल मिलते हैं। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक।